बीए द्वितीय वर्ष के बच्चों का पुनः स्वागत है। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने नौकरशाही के अर्थ और उसके तत्व और विशेषताओं को समझ लिया है। आज हम नौकरशाही के जो परिणाम हैं उन्हें समझेंगे, सामाजिक परिणाम जो हैं उन्हें समझेंगे। तो नौकरशाही के जो सामाजिक परिणाम हैं उन्हें हम दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहले बच्चों, पहला भाग है नौकरशाही के सकारात्मक परिणाम और दूसरा भाग है नौकरशाही के नकारात्मक परिणाम। फिर बाद में हम जो है नौकरशाही का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं नौकरशाही के सकारात्मक परिणाम से। वेबर के अनुसार नौकरशाही के जो सकारात्मक परिणाम हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है प्रशासन को प्राविधिक श्रेष्ठता प्रदान करना। नौकरशाही संगठन के किसी भी अन्य स्वरूप की तुलना प्रावधायक दृष्टि से श्रेष्ठ है ना। जो है इसी प्रणाली के अंतर्गत अधिक सूक्ष्मता से, तेजी से, मितव्ययता से तथा बिना अनावश्यक विवाद से कार्य संपन्न होता है। नौकरशाही के युग का आदर्श विशेषज्ञ है, न कि एक परिशीलित व्यक्तित्व। दूसरा है प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य। मैक्स वेबर का उचित ही कहना है कि जो प्रजातंत्र का विस्तार होगा, नौकरशाही पर आधारित प्रशासन की व्यवस्था भी अपरिहार्यता से बढ़ती जाएगी। प्रजातंत्र स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रशासन के स्थान पर कानून द्वारा स्थापित सरकारी सेवाओं में लगे अधिकारियों द्वारा स्थापित होता है। मैक्स वेबर की इन्हीं भावनाओं को जूलियन फ्रायड ने बड़े सुंदर शब्द दिए हैं। यह सामान्यतः स्वीकार कर लिया गया है कि प्रजातांत्रिकरण और नौकरशाहीकरण साथ साथ चलते हैं। तीसरा जो है प्रशासन एवं राजनीतिक नियंत्रण की पृथकता संभव। नौकरशाही एक ऐसी प्रशासनिक संगठन की मशीन है जो स्वचालित है। इसके द्वारा यह संभव हो जाता है कि राजनीतिक नेतृत्व व्यवस्थापिका एवं नीति निर्माण के कार्यों पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर सके। कर्मचारी तंत्र पर भी राजनीतिक नेतृत्व अपना नियंत्रण रख सकता है ताकि वह मनमानी पर न उतर आए। ऐसा होना इसलिए भी संभव है क्योंकि नौकरशाही प्रशासन को स्थायित्व और निरंतरता प्रदान कर देती है। यह व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं है। राजनीतिक नेतृत्व तो बदल भी सकता है, परंतु यह संगठन अपना कार्य निरंतर करता रहता है। जो चौथी बात है वो शिक्षा के महत्व व विभेदीकरण को प्रोत्साहन। नौकरशाही की आवश्यकताओं ने शिक्षा के स्वरूप को भी प्रभावित किया है। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए शिक्षण के कार्य, पाठ्यक्रम व प्रशिक्षण के तरीके बदलने पड़े हैं। डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, डिग्री, इनका महत्व बढ़ गया है। कर्मचारी के चयन के लिए बड़े ये सहायक सिद्ध होते हैं। नए नए विषय विश्वविद्यालयों में आज पढ़ाए भी जाने लगे हैं। पांचवी जो बात है वो है, जो सकारात्मक बात है वो है एक नई तार्किक, वैज्ञानिक व अवैयक्तिक संस्कृति का उदय। प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित नियमों की औपचारिकता द्वारा निर्दिष्ट मानवीय भावनाओं से तटस्थ दफ्तरी प्रणाली एक नई संस्कृति को विकसित कर रही है। यह सेवा को एक जीवन भर का व्यवसाय बनाती है। इस भांति व्यवसायियों का एक नया वर्ग समाज में बन जाता है। समय सारणी से आबद्ध, औपचारिक एवं लिखित नियमों की प्रतिष्ठा से विभूषित योजनाबद्ध जीवन शैली का विकास होता है। प्रत्येक कदम लागत और लाभ के विश्लेषण के आधार पर उठाया जाने लगता है। जो छठी विशेषता, जो इसका सकारात्मक पहलू है वो है प्रशासन के साधनों का एकत्रीकरण। जो नौकरशाही संगठनों का आकार बढ़ता है वैसे ही त्यों इनको चलाने के साधनों की स्वतंत्रता व्यक्तियों और समूहों से ले ली जाती है और इसे शासन करने वाले अल्पसंख्यक समूह के अधिकार में दे दिया जाता है। सच तो यह है कि शासन के आधुनिक साधन व्यक्तियों की आर्थिक क्षमता से बाहर हैं। एक समय था जब उत्पादन, प्रशासन और विद्वता के साधन घर के अभिन्न अंग थे, पर जैसे ही एकत्रीकरण की प्रक्रिया बढ़ी ये घर से अलग हो गए और आधुनिक नौकरशाही प्रशासन की विशेषता परिवार से व्यापार, पदाधिकारी से पद और विद्वान से गणवेषणा की सुविधाओं को अलग करने पर निर्भर है। नौकरशाही प्रशासन के साधनों के एकत्रीकरण को प्रोत्साहित करती है। जो सातवीं इसकी विशेषता है वो है आर्थिक सामाजिक अंतरों को पाटना। नौकरशाही एक ऐसा संगठन है जो आर्थिक और सामाजिक भेदों को दूर कर सामाजिक समतलीकरण करता है। वस्तुनिष्ठ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों और औपचारिक परीक्षा के आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं। परिवार, वंश या आर्थिक संपन्नता ऐसी नियुक्तियों को प्रभावित नहीं कर पाते।
जो भी व्यक्ति योग्य होता है वो अपनी योग्यता के आधार पर किसी भी पद पर वह आसीन हो सकता है। और जो है इस तरह नौकरशाही जो है वो सामाजिक अंतरों को पाटती है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही के प्रकाशमान पक्ष का वर्णन किया और यह बताया कि जो समाज में औद्योगिकीकरण का विकास हो रहा है, राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, त्यों नौकरशाही संगठन की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। यह तो थे नौकरशाही के सकारात्मक परिणाम। अब हम देखते हैं कि नौकरशाही के कुछ नकारात्मक परिणाम भी हैं और वेबर ने इनको भी बताया है कि सामाजिक व्यवस्था के लिए इसके क्या क्या नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। अब आइए नकारात्मक परिणाम देखते हैं। तो नकारात्मक परिणाम में जो है वो पहली बात जो आती है वो है रचनात्मक निजी पहल में बाधक। जो नौकरशाही पद्धति है औपचारिक नियमों का कठोरता से पालन और अपने पद के दायित्व तक ही व्यक्ति को सीमित रखता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसमें नहीं होती। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति की स्वतः स्फूर्त, सूझबूझ, रचनात्मकता और पहल करने के साहस जैसी शक्तियों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। व्यक्ति के कर्मचारी के रूप में केवल अपनी नौकरी को सुरक्षित रखने की इच्छा ही इसमें बलवती हो जाती है। निर्णय के साथ दायित्व आता है, वह विचाराधीन मामले को टालता जाता है। कर्मचारी एक नीरस और उबाऊ दिनचर्या में फंस जाता है। दूसरा है आत्महीन विशेषज्ञों का उदय। नियमों और विधियों की अवैयक्तिकता ऐसे विशेषज्ञों को उत्पन्न कर देती है जो अपने सीमित कार्य क्षेत्र में सिमटे और समग्र संगठन के लक्ष्यों को भूल जाएं। यह भी संभावना हो सकती है कि नियमावली व प्रक्रिया ही साध्य बन जाए। वेबर ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि दफ्तरी आचरण की अवैयक्तिकता की प्रवृत्ति आत्महीन विशेषज्ञों को जन्म देने की होती है। तीसरा है भीरू अधिकारी आपातकालीन संकट के समय असमर्थ। नौकरशाही में अधिकारीगण जनता से दूर विशाल भवन में कायदे से काम करने के आदी हो जाते हैं। सरकारी गोपनीयता का नियम भी उनकी सुरक्षा की भावनाओं को बढ़ा देता है। सभी व्यक्ति शांति, व्यवस्था और सुरक्षा की आवश्यकता के आदी हो जाते हैं। वेबर के शब्दों में अगर हम कहें तो हम जानबूझकर ऐसे व्यक्ति बनते हैं जिन्हें व्यवस्था या शांति की आवश्यकता है और केवल व्यवस्था की आवश्यकता है, और यदि एक क्षण के लिए भी यह व्यवस्था नष्ट हो जाती है तो हम घबरा जाते हैं और कायर हो जाते हैं, और यदि ये इस व्यवस्था के अंग नहीं बन पाते तो निसहाय हो जाते हैं। चौथा जो इसका दुर्गुण है वो है परंपरागत मूल्यों का ह्रास। वेबर कहते हैं कि वास्तव में युक्तिकरण, जिसकी एक प्रमुख व्यक्तिगत अभिव्यक्ति नौकरशाही है, वस्तुतः अतार्किक है। तार्किकता हमें उन परंपरागत मूल्यों से अलग कर देती है जो मानव जीवन को अर्थ और लक्ष्य प्रदान करते हैं। इस बात ही हम देखते हैं कि वेबर की नौकरशाही के प्रति आशंका से भी परिचित होते हैं। उनकी आशंकाएं सर्वदा निर्मूल साबित नहीं हुई। वास्तव में वह नौकरशाही के अंध पुजारी नहीं थे, जैसा कि कुछ लोग उन्हें समझने की भूल करते हैं। वे महान चिंतक नौकरशाही, जो आज के युग की एक सर्वग्राही प्रक्रिया है, के प्रति पूर्णतः आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने यह भी प्रयास किया कि वह तरीका खोजा जाए जिसके द्वारा नौकरशाही से होने वाले दुष्परिणामों को रोकथाम भी की जा सके और इन्हें न्यूनतम किया जा सके। जब नौकरशाही अपरिहार्य बन गई तब उसके नियंत्रण के उपाय खोज लेने में बुद्धिमानी है। तो नौकरशाही पर नियंत्रण के जो उपाय हैं उसमें जो उपाय हैं, पहला तो है आपत्ति काल में नौकरशाही नेतृत्व शीघ्र काम नहीं कर पाता। दफ्तरी प्रक्रिया शीघ्र निर्णय के मार्ग में बाधा है और विपत्ति के समय तुरंत निर्णय लेने ही पड़ते हैं। और दूसरा जो है पूंजीवादी व्यवस्थाओं में यह भी खतरा है कि पूंजीपति नौकरशाही की इस बृहद मशीन पर आधिक्य करके उसका प्रयोग अपने हितों के लिए कर सकते हैं। इसलिए वेबर ने नौकरशाही पर नियंत्रण को अत्यंत आवश्यक बताया है। वेबर का इस समस्या के हल के लिए यह सुझाव था कि सरकारी नौकरशाही पर संसद का नियंत्रण होना चाहिए और राजनेता जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। यही नहीं, उनके कार्यकलाप जन क्षेत्रों के किसी भी क्षण ओझल नहीं हो सकते। वेबर के शब्दों तो इस तरह हम देखते हैं कि नौकरशाही के नियंत्रण के कुछ उपाय भी वेबर ने हमें बताए थे। अब चलते चलते हम नौकरशाही के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी पढ़ लेते हैं।
अनेक विद्वानों ने मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत की जो है आलोचना की है। उसमें सबसे पहले हैं हारालाम्बोस और हेल्ड। हारालाम्बोस और हेल्ड लिखते हैं कि मैक्स वेबर नौकरशाही के विश्लेषण में अंत तक दुविधा की स्थिति से बाहर नहीं निकल पाए। इससे उनके विचारों में अस्पष्टता और द्वैध वृत्ति का दोष आ गया। इन्हीं विद्वानों के शब्दों में मैक्स वेबर नौकरशाही के प्रति दृष्टि द्वैध वृत्ति वाली है। वे इसकी संगठन के अन्य सभी स्वरूपों के ऊपर प्राविधिक श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं। उनका यह भी विश्वास था कि एक वृहद स्तरीय औद्योगिक समाज की प्रभावपूर्ण क्रियाशीलता के लिए यह आवश्यक भी है। जब उन्होंने देखा कि यह उत्तरदायी सरकार के लिए खतरा भी है, तो उन्होंने विश्वास किया कि इस खतरे का सामना मजबूत राजनीतिक नियंत्रण द्वारा किया जा सकता है। परंतु फिर भी मानवीय स्वतंत्रता और प्रसन्नता के लिए नौकरशाही के परिणामों के प्रति वे निराशावादी ही बने रहे। दूसरे हैं एंट जियोनी। एड जियोनो का तर्क है कि मैक्स वेबर की नौकरशाही की अवधारणा सैद्धांतिक रूप से तो दोषरहित दिखाई देती है, परंतु व्यवहार में नौकरशाही संगठन में अनेक भिन्न संभावनाएं हो सकती हैं, जिस पर मैक्स वेबर का ध्यान ही नहीं गया। कभी कभी किसी संगठन की संरचना में परिवर्तन होने के से सत्ता के स्रोत में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि यह हो सकता है कि नौकरशाही का शिखर अधिकारी चमत्कारिक गुणों वाला व्यक्ति आ जाए और नौकरशाही की कार्य पद्धति ही प्रभावित हो उठे। इसी प्रकार युद्ध काल में सैनिक संगठन नौकरशाही स्वरूप रखते हुए भी व्यवहार में औपचारिक नियमों और प्रतिक्रियाओं को अनुरूप नहीं चल पाता। इस औपचारिक व्यवस्था को भंग करना पड़ता है और सैन्य संचालन में चमत्कारिक गुणों का समावेश करना पड़ता है। युद्ध संचालन त्वरित निर्णय प्रक्रिया के द्वारा ही हो सकता है। तीसरी जो बात है, वेबर द्वारा वर्णित नौकरशाही संगठन की विशेषताएं नौकरशाही के रंगमंच के बाह्य अभिनय को तो साकार रूप से स्पष्ट करने में पर्याप्त हैं, परंतु रंगमंच के पर्दे के पीछे जो हित और समझौते की प्रक्रिया चलती है, उनका खुलासा इससे नहीं हो पाता। वास्तव में किसी भी नौकरशाही